आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आपसे पहले गुजारिश की थी और आपको बताया था कि ये बजट नहीं है। एक तो नामुकम्मल डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया और उसका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ लोगों को एक हेर फेर में डाला। नॉर्मली होता यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब बजट पेश किया जाता है तो दिसंबर में एक मिनी बजट आ जाता है, यानी 6 महीने कम से कम गुजर जाते हैं। एक जैसा भी बजट पेश करेगी हुकूमत लूला लगड़ा, वो 6 महीने कम से कम गुजार जाता है। बहुत बुरे हालात हों तो एक समाही तो गुजार जाता है, 3 महीने गुजार जाता है। लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने जो बजट पेश किया वो 2 हफ्ते भी नहीं गुजार पाया। और हमने आपको पहले बताया था, बल्कि जो साबिक हुकूमत गई है उसके वज़रा, चाहे वो हम्माद अज़हर हैं, चाहे वो असद उमर हैं, चाहे वो शौकत तरीन हैं, चाहे वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब हैं, चाहे मईशतदान हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि नहीं, ये बजट नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है और बजट अभी आएगा। और बजट अब आना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया शहबाज शरीफ ने और गुर्बत मुकाने के नाम के ऊपर चलाया है। सुपर परफॉर्मेंस शहबाज स्पीड की जारी है और उन्होंने 10% सुपर टैक्स लगा दिया है। ये बड़ी सनतों के ऊपर टैक्स लगा है, यानी इससे बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी आ सकती है, सनतें बंद भी हो सकती हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में माशी टीम का इजलास हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, क्योंकि IMF का बहुत दबाव है, कि बजट से मुताल्लिक हमने अहम फैसले किए हैं जिनका बुनियादी मकसद अवाम को मुश्किल से निकालना है। मईशत दिवालिया होने जा रही थी, जिससे मुल्क अब निकल आएगा। बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक IMF शराइत मंजूर हो चुकी हैं। यकीन है मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। एक तो बड़ा अजीबोगरीब ये सिलसिला जारी है कि महंगाई को बढ़ाएं तो कहते हैं मुश्किल फैसले, नए टैक्सेस लगाएं गरीबों के ऊपर और उनकी नौकरियों के दुश्मन हो जाएं तो उसे कहते हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा, लेकिन महंगाई कम नहीं करूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है वैसे, लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। साहिब सरवत अफराद गरीबों की मदद करें। गरीब ने कुर्बानी दी तो मियाँ साहब बेचे ना अपने लंदन के फ्लैट, मियाँ साहब बेचे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो आपकी पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, अपनी मिलें बेचें और गरीबों के ऊपर पैसा लगा दें। रेवंड वाले महल भी आप बेच दें और गरीबों के ऊपर लगा दें पैसा, क्योंकि आप तो वोट लेकर आते हैं, आपको तो गरीबों की बहुत हमदर्दी है। तो साहिब सरबत लोग गरीबों की मदद करें। गरीब ने कुर्बानी दे दी, अब इसार करने की साहिब हैसियत की बारी है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और हचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स, यानी अब गुर्बत मुकाने के लिए हम ये टैक्स कर रहे हैं। यानी कैसा झूठ बोला इन्होंने। इन सनतों में सीमेंट है, यानी सीमेंट की कीमत बढ़ेगी। जब सुपर टैक्स लगेगा तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाएगी। जब रुकेगी तो बेरोजगार कौन होगा? मजदूर, मिस्त्री, छोटे बेचारे काम करने वाले लोग, मजदूर तबके को फर्क पड़ेगा इससे। चीनी गरीब आदमी ज्यादा इस्तेमाल करता है। तेल और गैस क्या गरीब इस्तेमाल नहीं करते? खाद बेचारे किसान इस्तेमाल करते हैं, गरीब किसान। LNG टर्मिनल, अब LNG टर्मिनल जो हैं वो लगाते तो बहुत तगड़े और बड़े लोग हैं, लेकिन वहां से जब LNG महंगी होगी तो वो छोटे छोटे ढाबों पे, होटल पे ये LNG चलती है, लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल के शोबे के अंदर लोगों को मैसर है। अब यहां पे भी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जो बहुत बूम कर रही थी इमरान खान साहब के दौर में, तो उसका नुकसान भी आम आदमी को होगा। बैंकिंग सेक्टर, उसके ऊपर भी 10%। ऑटोमोबाइल, यानी जो गाड़ियां बन रही हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि मोबाइल फोन बनाने वाली और गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं और वो पाकिस्तान से सब कुछ लपेट लपाट के वापस जा रहे हैं, क्योंकि नई इंपोर्टेड सरकार की पॉलिसीज उनको समझ नहीं आ रही। उनको नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी वाली इकोनॉमिक्स है। और उसके बाद जी आ जाए सिगरेट, ये तो अच्छी बात है, सिगरेट तो मैं कहता हूं 50 रुपए का एक कर दें। फिर स्टील, केमिकल, बेवरेजेस, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स लगा दिया है, और ये 10% का टैक्स बराह रास्त आम आदमी को इंपैक्ट डालेगा और उसके ऊपर फर्क डालेगा। सुपर टैक्स है क्या? माशी माहिरीन के मुताबिक सुपर टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हुकूमतें अपने अखराजात पूरे करने के लिए आमदन पर एक इजाफी टैक्स लगा देती हैं, यानी लोगों की आमदन के ऊपर एक इजाफी बोझ
जो एक पैटर्न, सेट पैटर्न पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे हटकर जब एक अलग तरह का टैक्स लगा देती हैं, जालिमाना टैक्स लगाती हैं, तो उसको नॉर्मली सुपर टैक्स कहते हैं। शहरियों या एक खास तबके पर लगाए जाने वाले इजाफी टैक्सों के बाद इनकी टैक्सों की मद में आने वाली आमदन के ऊपर कुछ फीसद का मजीद टैक्स जो लगाया जाता है वो सुपर टैक्स कहा जाता है। और ये टैक्स लगा दिया गया है और इसको नाम दिया गया है कि अमीरों पर टैक्स। अमीरों पर टैक्स लगाने की सारी बहस महज एक मफरूजा है, सिर्फ एक मफरूजा है मईशतदानों के मुताबिक। इन पर सुपर टैक्स लगाने से बजट खसारा कम नहीं होगा, इससे रेवेन्यू में कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे, पाकिस्तान में इससे पहले 2010 में भी सुपर टैक्स आयद किया गया था जब सैलाब आया था और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस वक्त चल रही थी। अच्छा, जैसे ये टैक्स लगा ना, वैसे ही आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई एकदम। वो साहब DGISPR साहब जो बड़े खुश हुए थे एक दिन, उन्होंने कहा था कि देखें स्टॉक मार्केट ऊपर आ रही है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है शहबाज शरीफ के आने से। उनका हमें इंतजार रहता है कि वो किसी दिन आए और आकर बताएं कि वो जो डॉलर शहबाज शरीफ के आने से जो है नीचे जा रहा था वो अब कभी नीचे नहीं जाता, वो 210 तक पहुंचा हुआ है। और वो जो मार्केट थी, वो जो चंद लम्हों के लिए ऊपर आई थी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो तब से लेकर अब तक लगातार गिरावट का शिकार है। इस पे DGISPR आकर अपनी राय दें, उसका हमें इंतजार रहेगा। और ये कर्ज है DGISPR के ऊपर कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर एक पॉलिटिकल हुकूमत को सपोर्ट फराहम की थी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो पहले हुकूमत में थी उसको दबा दिया था। तो अब ये कर्ज उनको कभी उतारना पड़ेगा, देखते हैं वो कैसे उतारेंगे। सरमाया निकलने से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स अचानक 2063 पॉइंट कम होकर 40,663 की सतह पर आ गया, जिसके सबब सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। यानी वजीर आजम पाकिस्तान ने निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की, अनाउंस करना शुरू किया और एकदम स्टॉक मार्केट बैठ गई, लोगों के अरबों रुपए डूब गए। इनको किसी चीज का एहसास नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने एक और टैक्स भी लगाया है और वो टैक्स ये है कि दुकानदार जो हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार परचून वाले आपके मोहल्लों में होते हैं, उनके ऊपर 3,000 से 10,000 तक के महाना टैक्सेस उन्होंने फिक्स कर दिए कि ये उनको देने पड़ेंगे। अब वो बेचारे कहां से ये पूरे करेंगे? यानी जिसकी दुकान का किराया 15,000 रुपया है, उसको 10,000 रुपया इजाफी आपने डाल दिया और वो फिक्स आपने कर दिया। अब वो 25,000 रुपया अपनी जेब से किराए की मद में, यानी ये टैक्स अगर आप डाल दें तो आप यही समझे ना। और बाकी टैक्सेस अलग हैं जो आपने उनसे लेने हैं। शॉप बोर्ड का टैक्स अलग है, फला महकमे का अलग है, उस महकमे का अलग है। तो ये तो आम आदमी को, आम दुकानदार को इन्होंने परेशान कर दिया और ये महंगाई का इंपैक्ट नीचे लोगों तक पहुंचेगा। मिफ्ता इस्माइल ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने पेट्रोल को बहुत ज्यादा महंगा किया, बहुत ज्यादा महंगा किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों ने इसको वेलकम किया और हमारा साथ दिया और सड़कों पर नहीं आए और हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं किया। ये तो बात ठीक है। इमरान खान के कहने पे एक रात को ही एहतजाज हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तानियों ने कोई परवाह नहीं की। पेट्रोल महंगा होता है तो जाके लाइन लगाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, वहां पे जाके जलील होते हैं, वहां पे जाके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, वहां की जिल्लत उठा लेते हैं, उसके बाद वापस अपने घरों में चले जाते हैं, एहतजाज नहीं करते। तो जब वो एहतजाज नहीं करते तो मिफ्ता इस्माइल का यही बनता था कि वो उनका शुक्रिया अदा करें। तो मिफ्ता इस्माइल ने उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। अब इसके ऊपर जो है वो मुजम्मल असलम जो है एक्सपर्ट, साबिक हुकूमत के तर्जुमान भी थे, उनका ये कहना है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से श्रीलंका से भी बुरे हो सकते हैं जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं। जबकि शौकत तरीन साहब ने यह कहा कि सनतों पर जो टैक्सेस हैं वो 35 से 40% तक पहुंच गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये एक खूनी बजट है जो अब पेश किया जा रहा है, महंगाई का एक नया तूफान आएगा। तो शहबाज शरीफ साहब का यह दावा कि सुपर टैक्स गुर्बत को कम करने का टैक्स है, ये बिल्कुल एक झूठा और गलत दावा है। इससे आम आदमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्होंने कहा था कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये मुश्किल फैसले हैं जो हम ले रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं भी शहबाज शरीफ और उनके साथियों और उनके जो बेकारी दानिश्वर हैं या जो सहाफ़ी उनका साथ देते हैं, उनकी साइंस या उनकी इकोनॉमिक्स मुझे समझ नहीं आई। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता रहा हूँ, इसका तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने इसके इम्तिहान दिए हैं, लेकिन इस तरह की इकोनॉमिक्स से हमें कभी वाकफियत नहीं हुई जिसके अंदर डॉलर 30 रुपये महंगा हो जाए तो जिम्मेदार इमरान खान होता है और अगर 4 रुपये सस्ता हो जाए तो झंडे गड़ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के।
ये वैसे अजीबोगरीब इकोनॉमिक्स है और इसमें महंगाई में इजाफा हो जाए तो इसको कहा जाता है मुश्किल फैसले, और अगर सुपर टैक्सेस लगाए जाएं तो उनको कहा जाता है गुर्बत कम की जा रही है। मैं आपको किसानों की हालत बता देता हूं मुख्तसरन कि डीएपी की खाद 12,000 रुपये पहले ही हो चुकी है। ये इमरान खान के दौर में जब 9,000 रुपये बिकती थी तो इसके ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये 12,000 रुपये पहले हो चुकी है और अब जब ये नया सुपर टैक्स लगा है तो ये 15,000 रुपये तक चली जाएगी। याद रखिएगा 14 से 15,000 रुपये तक चली जाएगी, तो किसान को बहुत परेशानी होगी। यूरिया पहले ही नापैद है। पोटाश जो 2,500 रुपये की मिलती थी 16,000 रुपये के अंदर अवेलेबल है इस वक्त, अभी और महंगी हो जाएगी। बिजली और डीजल का रेट आपके सामने है, मजीद महंगा करने जा रहे हैं जुलाई अगस्त तक और लगातार बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो ताजिर और किसान ये बुरी तरह तबाह हो चुके हैं और किसानों के लिए अब जो फसलें लगाना या आबियारी करना या जमीनों को सैराब करना अब कोई इज्जतदार पेशा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें तो खर्चे भी पूरे नहीं होंगे और या तो फिर अनाज बहुत महंगा कर दिया जाए, फिर उसका इंपैक्ट पब्लिक के ऊपर आएगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी किसान की। अच्छा, ये सारी तबाही फेरने के बाद बड़ी डिटाई के साथ जो आपके इंपोर्टेड वजीर आजम है वो ये कह रहे हैं कि एक रोटी है चारों भाई मिलकर खा लें। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? आप लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया। एक रोटी को 4 लोगों ने कभी मिलकर नहीं खाया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों का आपने मजाक उड़ाना है, कभी आप उनको भिखारी कहते हैं, कभी आप उनको कुछ कहते हैं, चलती फिरती आप एक शर्मिंदगी बन चुके हैं। जहां पे जाते हैं आप मांगना शुरू कर देते हैं। अब चाइना ने पैसा दिया है, चाइना ने जो पैसा दिया है वो 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं, और 90 करोड़ डॉलर जो आने हैं आईएमएफ से वो अभी तक नहीं आए। ये पैसा लाकर ये ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कर्ज किन शराइत के ऊपर लिया है, इस सवाल का जवाब इंपोर्टेड सरकार नहीं दे रही। और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि वो शराइत आप बताएं जिनके ऊपर आपने चाइना के कमर्शियल बैंकों से 2.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्जा लिया है। याद रखिएगा, ये चाइना के कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया है 2.3 अरब डॉलर का, और जो कमर्शियल कर्जा है ये ज़र मुबादला के ज़खायर ज्यादा दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये बताना पड़ेगा मिफ्ता इस्माइल को कि इस कर्जे की शराइत क्या है और इन बैंकों को कितना सूद देना पड़ेगा। यहां एक और भी खबर चल रही है और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। यानी मिफ्ता इस्माइल को जितना जलील करवाना था, जितने मुश्किल फैसले करवाने थे, जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तान की इकोनॉमी का करना था, वो सारा कुछ मिफ्ता इस्माइल से करवाने के बाद अभी ये फैसला किया गया कि इस आदमी को फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस आदमी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वाकई बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मिफ्ता इस्माइल के। तो हुकूमत अगर इससे जान छुड़ाना भी चाहे तो एस्टेब्लिशमेंट अभी ये नहीं चाह रही। जबकि जो एक स्टेटमेंट है मिफ्ता इस्माइल के बारे में वो अयाज सादिक ने दिया है, उसने कहा कि टीवी पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं और फिर कुछ ऐसा लगता है कि फिर कुछ बढ़ने लगा है, जैसे बच्चे डाकुओं का नाम सुनकर सहम जाते हैं, ऐसे ही लोग मिफ्ता इस्माइल का नाम सुनकर सहम जाते हैं। ये लोग दरअसल अवाम की बेहिसी और बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। अयाज सादिक साहब यानी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे, एक्चुअली ये पब्लिक का मजाक उड़ा रहे हैं। और यही वो हकीकत है कि जब भी ये कभी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या माइक के सामने बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, टैक्सेस कुछ ना कुछ बढ़ाने लगे हैं और महंगाई को ज्यादा करने वाले हैं। महंगाई के अंदर 32 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया पाकिस्तान में और 28% की हद को भी महंगाई क्रॉस कर गई है और अब यह पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड महंगाई बन चुकी है। ये हालत कर दी PMLN ने पाकिस्तान की और कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने के लिए बहुत जरूरी है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाए। इस पे जो वजीर दिफा है आपके, उन्होंने पूरी कौम से अपील की है कि आप सब मिलकर दुआ करें कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद हो जाए ताकि हालात बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान को उसका फायदा हो। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपना बड़ा शेयर लेंगे और बिलावल को वजीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हालत इस वक्त उनकी यह है कि आलमी रैंकिंग के अंदर जो कराची है उसको दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार दे दिया गया है, जहां गुज़िश्ता लगभग 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार दे दिया गया है।
क्राइटेरियाज क्या है? गंदगी, आलूदगी, जराइम, छीना झपटी, लॉलेसनेस, सब्जा ना होना, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि कराची दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पे आ गया है। अब पाकिस्तान को भी क्या दुनिया के बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त के अंदर लेकर जाना है? जो आसिफ अली जरदारी को दोबारा पाकिस्तान में हुकूमत चाहिए, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि जरदारी साहब को हुकूमत बनाकर देंगे, फिर तो हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान में कुछ इस तरह का तजर्बा मत कीजिएगा कि हमारा कचूमड़ ही निकल जाए पाकिस्तानियों का। खबरें बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन इस वीलॉग में जाते जाते बात करेंगे अरसलान खान पे, जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाते हैं वो। उनके आखिरी दिन के जो 2 ट्वीट्स हैं वो मैंने आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, और एक किया हुआ था अली रजा आबदी के वालिद बीमार हैं, उनके लिए O पॉजिटिव ब्लड चाहिए, अस्पताल में दाखिल है, वो भी चाहिए। अच्छा, मामला ये है कि इनके अफकार से मुझे भी इख्तलाफ है अरसलान खान के, और इनका पॉलिटिकल ताल्लुक गालिबन MQM के साथ है। तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उससे बोलने का हक ही आप छीन लेंगे अगर आपको उसका बोलना पसंद नहीं है तो? यानी बहुत सारे लोगों को मेरा बोलना पसंद नहीं है तो क्या मुझे उठा के ले जाएंगे? मुझे बहुत सारे लोगों का बोलना पसंद नहीं है तो क्या मैं उनको गोली मार दूं या उनकी गिरफ्तारी करवा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इनको देखा है, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से आप इनको घर से उठाकर ले जाएं। ये तो बात सारा पाकिस्तान सब कर रहे हैं। इनकी बीवी कह रही है जी 4:30 बजे रात को घर में रेंजर्स के एहलकार 14-15 थे, वो हथियारों के साथ दाखिल हुए। उन्होंने हम सबको असले के जोर के ऊपर असला तान के रोक लिया और अरसलान को मेरे और मेरे बच्चों की मौजूदगी में अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप उन्हें कहां ले जा रहे हैं, इन्होंने किया क्या है? तो रेंजर्स वालों ने कहा कि इनको हम डिटेन कर रहे हैं। जुर्म यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं और बहुत बोलते हैं। मैं मुतल्लिका इदारों से दरखास्त करती हूं कि इसमें हमारी मदद करें। यह क्या जुर्म हुआ? और रेंजर्स का क्या काम है इस जुर्म में? यानी रेंजर्स का क्या लेना देना? कोई बोलता है तो बोले, नहीं बोलता तो ना बोले। भाई रेंजर्स वहां क्या लेने गई है? भाई आप पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएं, पुलिस जाके इसको पकड़ती है, पकड़े कानून के मुताबिक। आप FIA में जाके मुकदमा दर्ज करवाएं, FIA के लोग जाकर पकड़ते हैं तो पकड़े कानून के मुताबिक। ये जंगल का कानून थोड़ी है मुल्क में कि रेंजर्स वाले क्लाशनकोफे लेकर आएंगे, घर में घुसेंगे, बंदा उठाया, बच्चों के सामने जलील करते हुए उसको लेकर चले गए। अब उसके बच्चे सारी जिंदगी रेंजर्स की यूनिफॉर्म को क्या समझेंगे? क्या बनाना चाहते हैं आप पाकिस्तान को? अफसोसनाक है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।